क्या नाराजगी है? आखिरकार आप अपने कार्यालय में ना बैठते हुए यहाँ पर आप बैठे हैं। या तो XYZ का जगह नहीं था, उसको गलत ढंग से तोड़ा गया, वो एक नाराज़गी थी। उसको लेकर अगर कोई गुस्सा निकाल कर महानगर पालिका के लोग अगर मुझे नोटिस देते हैं तो मेरे पास भी 1962 का प्रूफ। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बसे हुए जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, जो दैनंदिन चीज़ें लगती है लोगों को, वो बेचने का काम करके जो अपना दैनंदिन जीवन जीते हैं, उसको तोड़ने का एक आदेश निकला। तो प्रिंट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व सांसद और जन सेवक गोपाल शेट्टी से। हालांकि गोपाल शेट्टी जो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अब कहीं ना कहीं जो उनका कार्यालय था वहां पर वो बैठना भी बंद कर दिए हैं। बीते दिनों संतोष सिंह नामक व्यक्ति के जो भी कार्रवाई हुई थी, उन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की थी और लगातार केतकी पाड़ा के लिए संघर्ष में रहे हैं। और ऐसे में 2 मंजिला इमारत को लेकर के, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसे कहीं ना कहीं स्मरणीय करने का एक अनुमोदन दिया हुआ है। ऐसे में बात करें गोपाल शेट्टी जी से। सर, क्या नाराज़गी है? आखिरकार आप अपने कार्यालय में ना बैठते हुए यहाँ पर आप बैठ रहे हैं। नहीं, देखिए, बीच में जो मैंने कुछ बातों को जनता के सामने और मेरे पार्टी के नेताओं के सामने भी रखा था। एक तो जो संतोष का 20,000 फुट का जो शादी ब्याह करने के लिए जो जगह बनाई थी, जिसका मुंबई महानगर पालिका ने परमिशन दिया हुआ था और निजी जगह पर था, कोई महानगर पालिका का या तो XYZ का जगह नहीं था, उसको गलत ढंग से तोड़ा गया, वो एक नाराज़गी थी। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बसे हुए जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, जो दैनंदिन चीज़ें लगती है लोगों को, वो बेचने का काम करके जो अपना दैनंदिन जीवन जीते हैं, उसको तोड़ने का एक आदेश निकला। मलाड में बहुत सारे घर टूटे जिनके पास 1962 का प्रूफ नहीं है। और ये मुद्दा मेरे दिमाग में आ गया कि मेरा जो कार्यालय है, जो 30-35 साल से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, वो आने वाले दिनों में रोड में जाने वाला है। साईबाबा नगर का जो रोड है वो पोइसा जिमखाना 90 फीट को जोड़ने वाला है। तो वो तो 6-12 महीने में तो टूटना ही है। लेकिन मैं जो लड़ाइयाँ लड़ता हूँ, उसको लेकर अगर कोई गुस्सा निकाल कर महानगर पालिका के लोग अगर मुझे नोटिस देते हैं तो मेरे पास भी 1962 का प्रूफ नहीं है। तो मैंने उसको विषय बनाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा, उप मुख्यमंत्री को लिखा, मुंबई के कमिश्नर को लिखा कि आप नियम में बदलाव करिए। जैसे स्लम में 2011 तक के लोगों को हम सहूलत देते हैं, वैसे ही निजी ज़मीन पर जिन्होंने घर बनाया है उनको भी 2011 का अगर डेटम लाइन हम आगे बढ़ा देते हैं, जिसमें सरकार को, महानगर पालिका को 1 रुपये का खर्चा नहीं है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। लेकिन ये अरे गरे लोग जब शिकायत करते हैं तो म्यूनसिपालिटी नोटिस देती है तो 1962 का प्रूफ मांगती है। वो नहीं होने पर फिर तोड़ने का नोटिस देती है, फिर लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। और इस प्रकार से न्यायालय में भी असंख्य केसेस चालू है। बड़े पैमाने पे लोगों का खर्चा होता है। RTI एक्टिविस्ट, एक कांग्रेस का जो दिवाला निकला, उसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं देखता हूँ, यह RTI कायदा आया। RTI कायदा इसलिए सरकार ने लाया था कि ऑफिसरों के ऊपर अंकुश आए, राजनीति की लोग जो है उनके ऊपर जो गलत काम करते हैं उनके ऊपर अंकुश आए। लेकिन ये RTI का पूरा जो एक्टिविटी है वो पूरे सर्वसामान्य लोगों के ऊपर चला गया। कोई बिल्डिंग में किसी ने खिड़की दरवाज़ा बंद कर लिया, कोई कुछ कर लिया तो उसको कंप्लेंट करके पैसे निकालना, यही रोज़ सरासर यही चलता रहता है। तो मैंने कहा कि यही मुद्दे को लेकर मैं ये डेटम लाइन को भी आगे बढ़ा दूँ और एक विषय बनाऊं, ये मेरे मन में था। अभी आपको आश्चर्य लगेगा, देखिए, आप किसी मुद्दे को लेकर जब लड़ते हो, आज जब यहाँ मैं पोइसा जिमखाना में बैठा हूँ, पोइसा जिमखाना में गए 25 साल से इसको खड़ा करके सब चल रहा है। मैं तो कभी यहाँ पर आता भी नहीं था कार्यक्रम को छोड़कर। लेकिन अभी वो ऑफिस बंद किया तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बैठूँ, लोगों को मिलूँ करके। इसके बारे में भी किसी ने शिकायत किया है। कल महानगर पालिका के लोग आकर गए। अब इसको शिकायत किया तो एक तरीका ये होता है कि महानगर पालिका के अधिकारियों को बताओ, समझाओ, गिड़गिड़ाओ उनके सामने, ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि इसका रास्ता निकालो। अभी मैंने डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर हमारे खुराड़े साहब, उनको एक चिट्ठी लिख दिया और मैंने कहा कि मुझे पेंशन मिल रहा है, मुझे सरकार पेंशन दे रही है। जो सिपाही होते हैं ना, या तो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो होते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलता है और जब देश पर आफत आती है तो इनको वापस ड्यूटी पे बुलाया जाता है और इनको जाना पड़ता है।
इनको जाना पड़ता है। तो ये पॉलिटिशियन लोगों के लिए भी आने वाले दिनों में हमको कानून बनाना पड़ेगा, ये चिट्ठी मैंने लिखा है। और अगर कोई पॉलिटिशियन बैठकर काम करना चाहता है तो मैंने ऑफिशियल कहा कि मेरे जोन में कांदिवली का वार्ड आता है, बोरली आता है, दहीसर आता है, मलाड आता है। ये चारों जगह पे अगर आप मुझे बैठने की व्यवस्था करके देते हो तो मैं वहाँ पर आकर बैठूंगा और लोगों की शिकायतें सुनूंगा, जिससे लोगों को भी लाभ होगा और महानगर पालिका को भी उसका लाभ पहुँचेगा। ये मैंने किया है। अब मैं ये आने वाले दिनों में करवा कर लेने का प्रयास करूँगा। होए नहीं वो बात दूर की है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पहल तो करना पड़ेगा। कैसा कोई हिम्मत कर सकता है कि गोपाल सिटी पोईसा जिमखाना में बैठकर लोगों की शिकायत सुनते, इसको बंद करो करके, और महानगर पालिका के ऑफिसर लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको लड़नी पड़ेगी इन सारी बातों को लेकर। अब आपने जो संतोष सिंह का मुद्दा उठाया, जो 20,000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट ज़मीन पर बना हुआ, जिसका 46 लाख रुपया भरकर म्यूनसिपालिटी के पास से परमिशन लेकर 6 महीने का वो चला रहा था। 6 महीने के पहले उसको तोड़ने का काम महानगर पालिका के एक अधिकारी संजय नांदेशकर, जिनका नाम है असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर, उन्होंने किया। और मैं एकदम हल गया, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि किसके लिए होता है? जनप्रतिनिधि खाली जाकर किसी चीज़ का उद्घाटन करो, किसके कार्यक्रम में चले जाओ, किसके शादी ब्याह अटेंड करो, ये तो है ही। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब संकट आता है तो तब आपने उसके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। संतोष ने जब तक किया था मैं उसमें बीच में पड़ा ही नहीं था। प्रोफेशनल लोग करते हैं, उनको करने दो, ये मेरा काम नहीं है। संकट आता तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उसको मदद करता हूँ। संतोष का टूटने के बाद में मेरा उसमें एंट्री हुआ है और मैं देखूंगा आने वाले दिनों में इसमें बड़ा म्यूजिक लोगों को फेस करना पड़ेगा। अभी सब मैनेज हो रहा है, अभी सब जगह पे तो मैनेज नहीं हो रहा है। भगवान के घर पे आप मैनेज नहीं कर सकते हो, भगवान का दरबार तो उनके मर्जी से ही चलता है, वहाँ मैनेज नहीं होता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी ये विषय को लेकर जाना हो तो हम लोग जाएंगे। और तीसरा मुद्दा आपने जो उठाया तो वन विभाग का। अब वन विभाग, संजय गांधी नेशनल पार्क एक डिवीज़न है, डिवीज़न का उल्लेख किया है कोर्ट के ऑर्डर में। और ये केतकीपाड़ा जो है वो संजय गांधी उद्यान में इंक्लूड होने के पहले से बसा हुआ झोपड़पट्टी है, जो प्राइवेट निजी ज़मीन पर है, निजी ज़मीन पर है। अब सरकार को पूरा अधिकार है, आप कोई भी जगह को फॉरेस्ट में ऐड कर सकते हो, डिफेंस में ऐड कर सकते हो, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन वहाँ पर बसे हुए लोगों को आपको जगह देकर बाहर निकालना, ये भी कानून में है। अब कोई कारण से 27 साल आप निकाल नहीं पाए, आप यानी हमारी भी सरकार उसमें रही है। अब उसके पीछे के जो कारण है वो बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा, इसलिए मैं, सरकार मेरी हो या अन्य लोगों की हो, मैं उसके पर जाना नहीं चाहता हूँ। सरकार की अपनी मजबूरी है, सरकार करना चाहती है, लेकिन फिर वापस आरटीआई एक्टिविस्ट कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उसको स्टे देता है। एक जगह पर कोर्ट बोलता है कि इसको बाहर निकालो, तो दूसरी जगह पर आरटीआई एक्टिविस्ट कोर्ट में जाते हैं। तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस का इन दिनों में जो मसला चल रहा है, बहुत बड़ा मसला मुद्दा आने वाले दिनों में होने वाला है। जो काम मैं मानता हूँ कि बोरीवली कांदिवली में बड़े पैमाने पे आज काम रुके पड़े हुए हैं। बिल्डर भाड़ा दे रहा है अभी, लेकिन कितना दिन बिल्डर भाड़ा देगा? आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री टफ होगी। इंडस्ट्री टफ होने से लोगों का घर मिलना तो बंद हो जाएगा, लेकिन लाखों लोगों का रोज़गार चला जाएगा। रियल इस्टेट से लाखों लोगों को इस मुंबई शहर में रोज़गार उपलब्ध होता है। इनडायरेक्ट एक घर में जितनी भी चीज़ें लगती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को काम मिलता है, तो इंडस्ट्री भी चलती है। यानी ये रियल एस्टेट से बड़े पैमाने पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है। और ये ऐसा, अब जहाँ तक मेरी सरकार की अगर मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार ने इसके बारे में कानून बनाकर राज्य सरकार को कहा कि आप करिए, कोई भी दिल्ली आना नहीं चाहिए, आप करिए। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। अब न्यायालय में कोई गया और न्यायालय कहते कि नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, केंद्र सरकार में ही करना पड़ेगा। अभी न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ये नहीं चलेगा करके। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इसके बारे में भी जुलाई मास के पार्लियामेंट में कोई न कोई कानून में बदलाव करके ये रिलीफ देने का काम करेगी, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार बहुत फास्ट है, मोदी जी बहुत फास्ट है इस प्रकार के विषय में। तो वो तो कानून बनाकर उसको तो अमली जामा पहनाने का काम है, वो तो करेंगे। लेकिन साहब, इतना लंबा पीरियड लोगों को हैरान परेशान, वी आर क्रिएटर और वी आर ए डिस्ट्रॉयर, ये हमको तय करना पड़ेगा। हम क्रिएटर है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि भगवान ने हमको कुछ क्रिएट करने के लिए बनाया, हमको किसी कुछ ध्वस्त करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनाया है।
कोर्ट के इन दिनों के कुछ ऑर्डर इस प्रकार के आते हैं कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। लड़ना पड़ेगा किसी को इसके बारे में, और कौन लड़ेगा? जो इफेक्टेड लोग हैं उनको ही लड़ना पड़ेगा। हाउसिंग इंडस्ट्री बंद है तो जिन्होंने फ्लैट बुक किया है उनको भी रास्ते पर उतरना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं हमको भाड़ा मिलता है, हमको क्या करना है, बिल्डर देखेगा। ये बिल्डर कितना दिन देखेगा? तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति ने इतना लंबा समय काम करने के बाद में मैंने सारे कानून नियमों को सीखा है, लोगों के बारे में थोड़ी हमदर्दी भी है, भगवान ने काम करने की क्षमता भी दी है। तो ओवरऑल मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझसे जितना भी बन पाए उतना करने का मैं प्रयास करूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन दिनों में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने फॉरेस्ट के मुद्दे को हाथ में लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में हमारी मीटिंग हुई, तोड़ने से रोका गया उस काम को। आने वाले दिनों में जो भी कायदे में बदलाव करने की आवश्यकता होगी हम कर लोगों को न्याय देंगे, इस प्रकार का आश्वासन मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। और मैं मानता हूँ कि जो गुस्सा था, देखिए गुस्सा आप तो अपने बच्चे अपने माँ बाप के पास ही गुस्सा व्यक्त करते हैं ना। आप गुस्सा व्यक्त अपने स्वार्थ के लिए मत करो। मैंने पूरे जीवन में मेरे स्वार्थ के लिए कोई गुस्सा मैंने कभी भी व्यक्त नहीं किया। मैं जनता को परेशानी होती है तो ज़रूर उसके बारे में गुस्सा व्यक्त करता हूँ। मुझे पार्टी ने कहा कि लोकसभा आपको नहीं लड़ना, मैंने आसानी से छोड़ दिया। पीयूष गोयल जी के पूरे पीछे खड़े रहकर मैंने काम किया। आज 1 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। किसी को भी लगता नहीं कि गोपाल शेट्टी आज पद पर नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, जनता का काम है, क्योंकि हमको पार्टी ने यही सिखाया है। सत्ता हमारे लिए कोई सुख पाने का साधन नहीं है। प्रतिनिधित्व हम अच्छे कपड़े पहनकर घूमें उसके लिए नहीं है। देश बदल रहा है, देश प्रगति कर रहा है, हमारे हाथ में 2 पैसे भी आते हैं तो उसका उपयोग करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप गरीबों के बारे में, मीडियम क्लास के लोगों के बारे में हमदर्दी तो जताओगे कि नहीं? मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, हिडन नहीं है, कोई किसी को ज़्यादा पता नहीं चलता है। जो पैसे वाले लोग हैं ना, पैसे वाले लोग क्या करते हैं? पैसे वाले लोग अपना पैसा लगाकर मेरे और आपसे ज़्यादा समय काम करके देश के लोगों को काम मिले, मेरी सरकार को टैक्स मिले, इसलिए वो व्यवसाय करते हैं। ये बात और है कि पॉलिटिशियन से लेके सारे लोग उनको गालियां देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़रा सोचो तो सही ना, आज हमारे पास अगर 2 पैसा, एक सामान्य व्यक्ति के पास 2 पैसा ज़्यादा आ गया तो उसको लगता है चलो घूम के आ जावे कहीं 8 दिन। लेकिन ये बड़े लोग तो लगे हुए पूरे कामकाज में लगे हुए। तो इस बात को भी हमको सब लोगों को मिलकर समझना पड़ेगा। एक देश का प्रधानमंत्री हमको ऐसा मिला है जो बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों के बारे में सोचता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमको ऐसे मिले हैं जो दिन रात काम में लगे हुए हैं, विकास का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय पर अगर कोई विकसित किए हुए कामों को ध्वस्त करता होगा तो वो तो कोई बचाने के लिए मोदी जी नहीं आएंगे ना। ये बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी तो बोरेली नहीं आएंगे ना। बोरेली का एक यूनिट है, बोरेली में जो नगर सेवक है, विधायक है, सांसद है, पार्टी के कार्यकर्ता है, इन सारे लोगों ने करना चाहिए। और उसमें जो कुछ भी वो मदद करना होगा सरकार की ओर से वो करेंगे। लेकिन ज़मीनी लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी ना, ज़मीनी लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ में जो ये लड़ाई हो गया, देश के प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया कि लड़ाई करो। सिपाही जो मिलिट्री के मुखिया होंगे उन्होंने ऑर्डर कर दिया गो एहेड, लेकिन लड़ने का काम तो जो सैनिक होता है वो करेगा ना। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, सैनिक हूँ, जनता का सेवक हूँ। तो जो भी पार्टी के आदेश है उसको पालन करने का मेरा काम है और मैं करते रहता हूँ। सर 10 दिनों की मोहलत दी गई थी, डेमोलिशन को रोका गया और आपकी मध्यस्थता में सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन क्या 10 दिनों के बाद फिर से वो मुकाम आएगा? मैं मानता हूँ कि नहीं आएगा अभी, क्योंकि देवेंद्र जी ने क्लियर कट कहा है कि बरसात के दिनों में भी वैसे भी तोड़ा नहीं जाता है, तो भी रुका हुआ है वो, और ऐसा कोई तोड़ने का काम अब नहीं करेंगे। लेकिन ये 4 महीने में हम, वैसे परसों इसका मीटिंग होना था लेकिन कोई और अर्जेंट काम होने की वजह से मीटिंग हो नहीं पाई, लेकिन ये पहले वीक में मीटिंग हो जाएगा और इसमें से अंतिम निर्णय निकलेगा। और मेरा अंतरात्मा, इनर फीलिंग कहता है कि ये नहीं टूटेगा। और मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ 1-2% लोगों का थोड़ा दोमत भी हो गया था कि ये फॉरेस्ट है, एनवायरनमेंट है, ये है, वो है। इस प्रकार की भी बात और सोच कुछ लोगों के मन में आती है। तो एक टीवी के बंदे ने आकर मुझसे इंग्लिश में पहली बार मेरा इंटरव्यू लेकर गया, तो मैंने इंग्लिश में भी कुछ बातों का खुलासा किया, तो अदर साइड के जो लोग हैं उनको भी पता चले। मैं प्रयास करता हूँ अपने ढंग से जितना हो सके उतना। और मेरी ये पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन की खूबसूरती ये है कि मुझे कभी भी कुछ अच्छा करने से किसी ने रोका नहीं। पब्लिक ने भी रोका नहीं, पार्टी के नेताओं ने भी नहीं रोका,
पुलिस के लोगों ने भी हमेशा मदद ही किया है, महानगर पालिका के लोगों ने भी मदद किया है। हालांकि मैं सब सिस्टम के साथ में लड़ते रहता हूँ, लेकिन इन सारे लोगों का एक सोच ये बन गया है कि गोपाल शेट्टी किसके लिए लड़ते हैं, सामान्य लोगों के लिए लड़ते हैं। तो मेरे से कभी बदला लेने का काम किसी ने भी सिस्टम के लोगों ने किया नहीं। हर व्यक्ति ने मदद ही करने का काम किया। ठीक है, उसमें 1-2% लोग तो अपने घर परिवार के भी कभी कभी निकल जाते हैं हमारे खिलाफ में आने के। इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ और सिस्टम में मानता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ और करते रहूँगा। सर, एक पहले मंजिले का जो मामला था, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तरफ से उसे प्रलंबित कर दिया गया था, उसको खारिज कर दिया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय में आप गए हैं, उसके बारे में? देखिए, आपको कोई भी विषय को, फिर एक बार मैं कहूँगा कि आपको लड़ना पड़ता है, आपको विषय को छोड़कर नहीं चलेगा। पहले माले का मुद्दा SRA के एक्ट में न होने की वजह से हज़ारों लोग जिन्होंने अपने पैसे देकर ज़मीन मालिक से घर लिया था वो बेघर हो गए। मैंने इस विषय को लड़ा। पहली बार जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा कि गोपाल जी, मुद्दा बहुत सही है, आप लड़ो इसको। कानून में बदलाव करने के लिए सारा प्रयास हुआ, लेकिन बीच में हमारी सरकार चली गई। उद्धव जी ने जो कुछ भी किया उसके वजह से उनके मंत्रिमंडल ने ही, सरकार ने ही 2021 में निर्णय लिया कि नहीं, पहले माले को हम नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी उन दिनों में आंदोलन भी कर रही थी। मैं बहुत ज़ोर से आंदोलन कर रहा था इसके ऊपर, और उन्होंने उसको नकार दिया। उसको नकारने के बाद में मैं फिर वापस कोर्ट में चला गया। कोर्ट में इसलिए चला गया कि कानून में बहुत सारे बदलाव हो गए। मैं कोर्ट में चला गया। 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको हक्का पक्का घर का कानून उन्होंने बनाया। महाराष्ट्र में पहली बार देश में 2018 में 15 से स्टार्ट करके 2018 में देवेंद्र जी ने सबको हक्का पक्का घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की। उसमें जो अपात्र लोग हैं वो भी 2011 तक के लोगों को घर मिले, इस प्रकार का कानून में व्यवस्था हो गया। उसके बावजूद भी उद्धव जी के सरकार ने 2021 में ना कहने के बाद में मैं कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में भी देखिए, कभी कभी वहाँ पर वकील अगर लड़ने वाला सही नहीं होगा तो कोर्ट ने 2019 या 20 के दिनों में कोई कोर्ट में गया था पहले माले को लेकर, तो कोर्ट ने ना कह दिया कि उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी। 18 के पहले, सॉरी, तो उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी। तो जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो पहले भी एक बार नकारा गया था, लेकिन हमारे वकील ने ये कहा था कि आप किसी को पात्र मत करिए, अपात्र के श्रेणी में डाल दो, ताकि जैसे 2011 वालों को घर मिलता है वैसा इनको भी मिलेगा। लेकिन वो कोर्ट ने उसके ऊपर अनदेखा और अनसुनी की और वो पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब वो पिटीशन को डिसमिस करने के बाद में मैं फिर मुख्यमंत्री को जाकर मिला और क्योंकि हमारी बात को सही सुनी नहीं गई। अब जब हाई कोर्ट ने ना कह दिया तो फिर आपको भी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। जबकि 1976 तक के लोगों को देना चाहिए, इस प्रकार का नोट COA-SRA ने भेज दिया था। हम कह रहे थे कि 2000 तक के लोग को करो तो सबको न्याय मिलेगा, लेकिन 1976 का उन्होंने कहा कि एक बार कानून में बदलाव हो जाने दो, फिर सबको न्याय मिलेगा। तो वो होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने नकार दिया। तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। देवेंद्र जी ने भी कहा कि नहीं, आप कोर्ट से थोड़ा मदद मिलेगा तो हमको भी आसानी हो जाएगी सरकार को। फिर हम कोर्ट में गए। अब मुझे बड़ा डर था कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ मिनटों में वहाँ पर बात रखी जाती है और सुनी जाती है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और हमारा जो रिट है वो एडमिट कर लिया। अब मैं मानता हूँ कि 50% काम हो गया है, बाकी 50% जो है आने वाले विधानसभा के जुलाई के अधिवेशन में मैं मानता हूँ कि हम इसको करवा लेंगे और बड़े पैमाने पे लोगों को न्याय मिलेगा, जस्टिफाइड लोगों को। देखिए, जब सरकार 2011 तक के सरकारी ज़मीन पर जिन्होंने घर बनाया उनको घर दे रही है, तो 40 साल के पहले जिसने ज़मीन मालिक से पहला माले का घर लेकर टैक्स भरता है, भाड़ा दे रहा है, उसको आप बेघर करोगे तो कैसा चलेगा। तो ये जो लड़ाई है आपको लड़नी पड़ती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कानून बनाएंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाकी सारी बातों की व्यवस्था करेंगे। ज़मीनी लड़ाई तो बोरीवली में क्या हो रहा है, उत्तर मुंबई में क्या हो रहा है, ये लड़ाई तो मुझे ही लड़नी पड़ेगी, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही लड़नी पड़ेगी। मैं लड़ता हूँ। अब मैं सभी विषयों को लेकर लड़ता हूँ तो लगता है कि गोपाल शेट्टी क्या कर रहे हैं करके, लेकिन मैं मानता हूँ कि पार्टी के हर विषय ने एक विषय को अगर लेकर लड़ेंगे तो मुझे भी थोड़ी आसानी होगी। और करते हैं, मेरे पार्टी के लोग बड़े पैमाने पे नगर सेवक हो, विधायक हो, काम करते हैं, लेकिन बैकलॉग इतना है, कितना भी करो तो पूरा नहीं होता है। COD का एक मुद्दा बहुत पहले से चलता आ रहा है। कई बार इसमें एरिया को सॉर्ट आउट करने को भी ये हुआ था कि एरिया कम किया जाएगा और ज़्यादा किया जाएगा। कई सारे प्रोजेक्ट अभी तक प्रलंबित हैं। ऐसे में गोपाल शेट्टी की भूमिका क्या है? नहीं, COD का भी मुद्दा मैं मानता हूँ कि ये देश के आज़ादी की लड़ाई हमने जिस प्रकार से लड़ी थी वैसा ये मुद्दा है। अब ये COD का मुद्दा भी हम सेना के अधिकारियों का बहुत सम्मान करते हैं, करना चाहिए।
लेकिन आज भी उनको जाकर कोई मिले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जाकर मिले। जो भी लड़ाई है हमको न्यायालय से या तो पब्लिक डोमेन में टीवी के माध्यम से, वर्तमान पत्र के माध्यम से ही लड़ना पड़ता है। सीओडी का मुद्दा जो है ये कोई सरकारी ज़मीन पर बने हुए घर नहीं है, निजी ज़मीन पर बने हुए घर है। और निजी ज़मीन पर बने हुए घर सीओडी के ऑफिसर लोग कहते हैं कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के 500 मीटर तक कोई घर नहीं बनना चाहिए। तो 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर हो गया। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का आधा किलोमीटर का अगर सर्कल बनाएंगे तो मुंबई से पूरा शहर खाली हो जाएगा। यहाँ पर मलाड में है, फिर आप अंधेरी चले जाएंगे, फिर कोलाबा चले जाएंगे, उधर घाटकोपर में मतलब सब जगह पे आप सर्कल मारोगे तो मुंबई में तो कुछ बचेगा ही नहीं कुछ भी। अब ये विषय को पर्रिकर जी थे तब मैं लड़ा, पर्रिकर जी ने पूरा उसको मान्यता दिया, सरकार ने कानून में बदलाव किए, कुछ साल चला, लेकिन फिर नए ऑफिसर आ जाते हैं, वो फिर इस मुद्दे को खड़ा करते हैं। और मैं बताऊँ तो मेरा हाथ जो जला वो इसी मुद्दे को लेकर जला है, लेकिन मुझे उसका गम नहीं है। एक अच्छे काम के लिए मुझे अगर कहीं सेटबैक मिला है तो उसको झेलने की क्षमता मेरे में है, क्योंकि मैं पद प्रतिष्ठा और पैसा बनाने के लिए राजनीति में आया नहीं हूँ और मेरा काम चल रहा है ऐसा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आने वाले दिनों में सीओडी का मुद्दा भी बहुत जल्दी से जल्दी उसका भी समाधान हम निकालेंगे। लेकिन फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक जो ह्यूमन क्राई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये नगर सेवक करेगा, ये विधायक करेगा, ये आर्किटेक्ट करेगा, ये बिल्डर करेंगे, हमको तो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। भगवान करे ऐसा दिन आ जाए कि आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, लेकिन मिलेगा क्या ये सोचने की आवश्यकता है। विकसित देश अमेरिका जैसे देश में भी पति पत्नी बच्चों को सबको काम करना पड़ता है जीने के लिए। तो भारत जैसे देश में ऐसा किसी ने क्यों सोचना चाहिए कि सब बैठे बैठे मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको हाथ पाँव तो हिलाना ही पड़ेगा। अब मैं हिला रहा हूँ, भगवान सफलता भी हर वक्त देते हैं, परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ ये बात होगा कि आपको सफलता सब जगह पे मिलेगी, लेकिन परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। झेलूँगा। सर, दहिसर एयरपोर्ट क्या कहेंगे? दहिसर का भी जो एविएशन का जो मुद्दा है बहुत छोटा है वैसे। अब हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने भी और दिल्ली की सरकार ने भी ज़मीनों का अदला बदला भी करने का एक बार तय हुआ। 474 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की सरकार देगी और गोरई के जगह में ये ट्रांसमिशन सब शिफ्ट करेंगे, इस प्रकार की भी बात हुई। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के काम कर रहा था तो मैं उन दिनों में बहुत इसके पीछे मैंने काम किया। जो उन दिनों में एक कमेटी बनी थी, फली नरीमन कमेटी करके। फली नरीमन कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि ये आप इसको मुंबई से बाहर ही शिफ्ट करो, क्योंकि मुंबई एक बहुत कंजेस्टेड सिटी है, तो आप इसको मुंबई के बाहर शिफ्ट करो और जब तक इसको आप शिफ्ट नहीं करते हो तब तक कोई सरकारी बिल्डिंग के ऊपर इस सिग्नल को आप लगा दो। ये सुझाव उन्होंने दिया था। ये बहुत सबसे आसान सुझाव है, बहुत कम पैसे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 474 करोड़ रुपया खर्चा करने का भी ज़रूरत नहीं, कोई ज़मीन भी अदला बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन पता नहीं कोई कारण से नहीं हो रहा है। अभी मैं भी एमपी पद छोड़ने के बाद एक ही बार दिल्ली गया था, उसके बाद में मैं गया ही नहीं। अब मैं जाऊंगा दिल्ली, थोड़ा वापस हाथ पाँव हिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ के मुद्दे इतने बड़े बड़े हाथ में मैंने लिए हैं, जाना इतना आसान होता नहीं। लेकिन जून के पहले वीक में मैं जाऊंगा, ये भी सारे मुद्दों को स्पर्श करते हुए बहुत ही जल्दी इसका कोई समाधानकारक उपाय हम ढूंढ पाए और लोगों को रिलीफ मिले, इस प्रकार का प्रयास करूँगा। जी हाँ, ये थे हमारे साथ गोपाल सेठी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा। इस तरीके बनी रही हमारे साथ, हम लगातार इस तरीके के तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।